सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे अल्पसंख्यक और आरक्षण की। बाबा साहब का क्या आधार था, क्या विचार था, क्या दृष्टिकोण था, अल्पसंख्यकों को कितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इस संबंध में बाबा साहब के क्या दृष्टिकोण है, क्या विचार है, आज के अम्बेडकर संदेश में हम जानेंगे। हम आपको बता दें, एक समय साइमन कमीशन भारत में जब आया तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। बाबा साहब उस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे। बाबा साहब ने एक अलग रिपोर्ट तैयार की है, स्वयं के अध्ययन से, स्वयं के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो रिपोर्ट बेहद तथ्यात्मक होती है, तथ्यों पर आधारित होती है, इसलिए उसको नज़रअंदाज करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। मेरे साथियों, वो रिपोर्ट बाबा साहब जो लिखते हैं, जो प्रस्तुत करते हैं साइमन कमीशन के समक्ष, उस रिपोर्ट को ही हम आपको विभिन्न अम्बेडकर संदेश के माध्यम से लगातार रख रहे हैं। आज के अम्बेडकर संदेश में अल्पसंख्यकों के लिए बाबा साहब ने विचार दिया कि उनके लिए कितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए सही मायने में, और दलितों के लिए कितना होना चाहिए। तो आज का अम्बेडकर संदेश अगर आप अंत तक वाच करते हैं तो इस संबंध में आपको सटीक जानकारी बाबा साहब के इस लेख के माध्यम से, बाबा साहब के उस रिपोर्ट के माध्यम से आपको मिलने वाली है। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक वॉच करने के बाद इसको शेयर जरूर कीजिएगा। इसी अम्बेडकर संदेश के अंत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो से संबंधित पूछा जाएगा। तो सामान्य साथियों, अगर अंत तक आप वॉच करेंगे तो उस प्रश्न का जवाब देना आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। आज के अम्बेडकर संदेश को BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से पेज नंबर 60 से लेकर 61 तक हम प्रस्तुत करेंगे। बेहद सारगर्भित अम्बेडकर संदेश है। तो अब बिना विलंब के हम शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। बाबा साहब लिखते हैं कि प्रतिनिधित्व के मामले में सभी अल्पसंख्यकों से समान व्यवहार किया जाए। यह अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का केवल आंशिक पहलू है। समस्या का एक दूसरा तथा अधिक महत्वपूर्ण पहलू है कि सीटों के बंटवारे के लिए संख्या संबंधी एक संतोषजनक पैमाना तय किया जाए, परंतु यह एक बहुत विवादास्पद सवाल है। दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों में से एक है कि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व पूरी तरह उनकी जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत जिस पर अल्पसंख्यक दृढ़ता से आग्रह करते हैं वह है कि यह प्रतिनिधित्व पर्याप्त होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि प्रतिनिधित्व का गणितात्मक सिद्धांत स्वीकार किया जा सकता। यदि विधान परिषद कोई चिड़ियाघर या अजायबघर होता जहां एक निश्चित संख्या में हर प्रजाति के जीव रखे जाते हैं तो अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के इस सिद्धांत को सहन किया जा सकता था। किंतु ये तो मानना ही होगा कि यह परिषद कोई चिड़ियाघर या अजायबघर नहीं है। ये अधिकार प्राप्त करने, विशेषाधिकार मिटाने और अन्याय रोकने का युद्ध क्षेत्र है। इस दृष्टि से देखने पर कोई अल्पसंख्यक वर्ग देख पाएगा कि उसका प्रतिनिधित्व पूर्णतः उसकी आबादी के अनुपात में है, पर इसके बावजूद वह इतना कम है कि वह विदेशी बहुसंख्यकों की मार से अपनी रक्षा और स्थिति में सुधार के लिए जो भी कोशिश करता है उसमें पूरी तरह पिट जाता है। यदि अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिनिधित्व का उद्देश्य राजनीतिक तमाशा प्रस्तुत करना है तो जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व दिए जाने का सिद्धांत ठुकराना ही पड़ेगा और उन्हें रियायत के तौर पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में कुछ अधिक प्रतिनिधित्व देना ही पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि रियायत की जरूरत का महत्व है, पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन रियायतों के मापदंड का सिद्धांत बुद्धिमत्ता और औचित्य से पूर्ण हो। ये समझ लेना होगा कि अल्पसंख्यक समुचित संरक्षण की मांग के बहाने ऐसी मांग कर सकते हैं जिसे अनर्गल ही कहा जाएगा। ऐसा ना हो, इसके लिए हमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व की परिभाषा करनी ही होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समुचितता शब्द की कोई निश्चित परिभाषा नहीं हो सकती, परंतु इसकी अनिश्चितता को काफी कम किया जा सकता है यदि हम कुछ मोटी बातें ध्यान में रखें। सबसे पहले अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के मामले पर्याप्तता और श्रेष्ठता के बीच कोई लक्ष्मण रेखा खींचनी ही पड़ेगी। श्रेष्ठता से मेरा मतलब है प्रतिनिधित्व का ऐसा विस्तार जिससे अल्पसंख्यक तानाशाह बन जाए। पर्याप्तता से मेरा अभिप्राय है कि प्रतिनिधित्व का ऐसा विस्तार जो अल्पसंख्यकों को इस योग्य बना सके कि बहुसंख्यकों की किसी पार्टी को उनसे गठबंधन करना पड़े
जब कोई पार्टी किसी अल्पसंख्यक समुदाय से गठबंधन के लिए विवश होगी तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यक तानाशाह बन जाएंगे। दूसरी स्थिति यह है कि कोई पार्टी अल्पसंख्यकों से गठबंधन का अनुरोध करे तो इसका अर्थ है उस अल्पसंख्यक वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। इसलिए अल्पसंख्यकों के लिए सीटें निर्धारित करते समय जो पहली बात ध्यान में रखी जानी चाहिए वह यह है कि हम दोनों अतियों से बचें, पर्याप्तता से भी और श्रेष्ठता से भी इन अतियों से बचा जा सकता है यदि हम इस नियम को अपना लें कि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर मुख्यतः इस तरह अंकुश लगाया जाए कि जितनी सीटों के लिए अल्पसंख्यक हकदार होंगे उनकी संख्या का आधार कुछ सीटों के प्रति उनकी आबादी का वह अनुपात होगा जिसे किसी ऐसे गुणनखंड से गुणा किया जाएगा जो 1 और 2 के बीच का होगा। ये सच है कि यह सिद्धांत केवल उस सीमा को परिभाषित करता है जिसके अनुसार अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व निश्चित करना होगा। यह फिर भी अनिश्चित और अस्पष्ट रहेगा कि वह गुणनखंड कैसे घटे बढ़े। मेरा सुझाव है कि वह अल्पसंख्यकों से संबद्ध वर्ग विशेष की जरूरतों के अनुसार घटे बढ़े। इस प्रणाली से हम अल्पसंख्यकों को रियायत देने के लिए किसी बुद्धिमत्तापूर्ण और तर्कसंगत सिद्धांत पर सहमत हो सकते हैं। अल्पसंख्यकों की जरूरतें कमोबेश सही निर्धारण कर सकती हैं। इस बात पर आम सहमति हो सकती है कि राजनीतिक संरक्षण के लिए अल्पसंख्यकों की जरूरतें उस शक्ति के अनुपात में होनी चाहिए जिसके बल पर उन्हें सामाजिक संघर्ष में अपनी रक्षा करनी है। स्वाभाविक है कि वह शक्ति अल्पसंख्यकों के शैक्षिक और आर्थिक स्तर पर निर्भर करेगी। अल्पसंख्यकों का शैक्षिक और आर्थिक स्तर जितना ही ऊंचा होगा राजनीतिक संरक्षण के लिए उनकी जरूरत उतनी ही कम होगी। इसके विपरीत उनका शैक्षिक और आर्थिक स्तर जितना ही नीचा होगा राजनीतिक संरक्षण के लिए उनकी जरूरतें उतनी ही अधिक रहेंगी। मेरा विचार है, ध्यान दीजिए मेरे साथियों, बाबा साहब कहते हैं मेरा विचार है कि मेरा दृष्टिकोण समता और पर्याप्तता के सिद्धांत के आधार पर टिका है। बाबा साहब का जो दृष्टिकोण है आरक्षण संबंधी, प्रतिनिधित्व संबंधी, वो बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि मेरा विचार है कि मेरा दृष्टिकोण समता और पर्याप्तता यानी कि इन 2 सिद्धांत के आधार पर टिका है। बाबा साहब कहते हैं अतः मैं अनुभव करता हूँ कि विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों के लिए मेरे साथियों ने सीटों के जिस आवंटन का प्रस्ताव किया है उस पर मुझे पूर्व आपत्ति करनी ही चाहिए। मेरा प्रस्ताव है कि 140 सीटों में मुसलमानों को 33 और दलित वर्गों को 15 सीटें दी जाएं। इस बात को बाबा साहब कहते हैं। इसके अनुसार परिषद की कुल सीटों का 23% मुसलमानों को और 10.7% दलित वर्गों को मिल सकेगा। मेरे साथियों, हम आपको बता दें कुछ अम्बेडकर संदेश पहले हमने आपके समक्ष एक टेबल प्रस्तुत की थी, सारणी प्रस्तुत की थी जिसमें मुस्लिम समुदाय को 45 सीटें सामान्य और विशेष मिलाकर 45 सीटें उनको दी गई थी और दलित वर्ग को मात्र 10 सीटें दी गई थी। और जबकि मुस्लिम समुदाय की जो जनसंख्या है वहाँ पर आंकड़ा भी हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। मुस्लिम समुदाय का उस समय 19% जनसंख्या थी जबकि उन्हें 31% यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया गया राजनीति में। तो इस बात को बाबा साहब बहुत पुरजोर तरीके से कहते हैं कि 12% उनको अधिक प्रतिनिधित्व क्यों दिया गया। इस पर भी हमने अलग अम्बेडकर संदेश में आपको हमने बताया है कि उनकी सोच क्या थी, आखिर ये 12% अधिक प्रतिनिधित्व बनाए क्यों रखना चाहते थे मुस्लिम अल्पसंख्यक। तो ऐसे में बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं कि मुस्लिमों को जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए सामान्य निर्वाचन में वो 33 सीटें मिलनी चाहिए, 43 नहीं। सामान्य में 43 और 2 विशेष यानी कि 45 की जगह 33 सीटें मिलनी चाहिए। और दलितों को जो 10 सीटें वहाँ पर दी गई थी वहाँ पर बाबा साहब कहते हैं 10.7 यानी 15 सीटें दलितों को दी जानी चाहिए। इस बात की डिमांड बाबा साहब ने यहाँ पर की है। बाबा साहब इसको जस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि इसके अनुसार परिषद की कुल सीटों का 23% मुसलमानों को और 10.7% दलित वर्गों को मिल सकेगा। इस प्रकार मुसलमानों को अपनी जनसंख्या के अनुपात से
4% अधिक, क्योंकि 19% जनसंख्या है, 23 सीटें मिल जाएंगी तो यानी कि 4% अनुपात से 4% और दलितों को कोई 2% अधिक अंश मिल सकेगा। मेरे विचार में इन समुदायों को इतनी रियायत देना तर्कसंगत और आवश्यक है, यह उन्हें मिलनी चाहिए। इसके अलावा एक बात मेरे सुझाव के पक्ष में है और वह यह है कि इसके अनुसार मुस्लिम प्रतिनिधित्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मौजूदा परिषद में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कुल का 23% है। मेरे प्रस्ताव के फलस्वरूप नई परिषद में भी उनके प्रतिनिधित्व का अनुपात उतना ही रहेगा, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न है आज के अम्बेडकर संदेश का कि बाबा साहब का प्रतिनिधित्व संबंधी जो दृष्टिकोण है वो किस आधार पर टिका है, किस आधार पर टिका है, वो आधार बताना मेरे साथियों। 2 शब्दों में समाहित वो आधार है। कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले मैंने आपके समक्ष इसका जिक्र किया है। आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहाँ रोकना चाहेंगे, लेकिन एक निवेदन के साथ। मेरे साथियों, अम्बेडकर संदेश को अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो सोचिए कैसे जन सामान्य कैसे जागरूक होगा, कैसे बाबा साहब के दृष्टिकोण से परिचित होगा, कैसे बाबा साहब के साहित्य और लेख से परिचित होगा। मेरे साथियों, जरूर जिस तरह से आपने अम्बेडकर संदेश को वॉच करने की अपनी एक हैबिट बना ली है, बहुत अच्छी आदत है, जो नियमित अम्बेडकर संदेश आप वॉच करते हैं, सुनते हैं अंत तक, तो इसी तरह की एक अच्छी आदत आपके साथ ये भी होनी चाहिए कि वीडियो को हर दिन हम जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अम्बेडकर मिशनरी साथियों तक। इसी के साथ दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। सवाल साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा। प्रस्तुत करता क्रम मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।